नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गुरनंदन सिंह, को फाउंडर हेड एंड हार्ट। और जैसे कि आप जानते हैं, हेड एंड हार्ट एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो ब्रेन की कैपेबिलिटीज़ के ऊपर काम करता है। ठीक है, आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अमेजिंग सेशन लेके आया हूँ, मिनी टॉक्स विद डॉक्टर रवि वैरागड़े, जो कि मुंबई से हैं और नागपुर में भी इनका अपना हीलिंग सेंटर है और बहुत ही अमेजिंग कॉन्सेप्ट है। डॉक्टर साहब माहिर हैं जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के ऊपर। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो डॉक्टर साहब, आप तो जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स के फील्ड से माहिर हैं, तो पर हमारा जो बेसिकली काम है वो ज़्यादा ब्रेन से रिलेटेड ट्रेनिंग्स का रहता है। तो मेरे बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे जो सवाल हैं वो अपने फील्ड से रिलेटेड होंगे। तो मैं ये सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि बेसिकली जेनेटिक्स और एपिजेनेटिक्स में फ़र्क क्या है और जेनेटिक्स हमारे जीवन से कैसे जुड़ा हुआ है। जेनेटिक्स तो हमारे अस्तित्व का कोर है। जस्ट इमेजिन कीजिए कि एक समय आप एक छोटा सा एक सेल थे। जब आप कंसेप्शन, मदर फादर का स्पर्म एक कंसेप्शन होता है तो एक सेल बनता है। बिल्कुल सही। तो सोचिए, आप वो सिर्फ वो थे और वहाँ पर वो सेल के अंदर था एक जेनेटिक कोड, एक डीएनए में, राइट? बिल्कुल सही। तो डीएनए के जेनेटिक कोड ने फिर आपको डेवलप किया स्टेप बाय स्टेप, ऑर्गन बाय ऑर्गन, और आपके सारे ऑर्गन्स इंक्लूडिंग योर ब्रेन ये जीन्स ने बनाए हुए हैं। तो हम कहते हैं लोगों को कि जब आप सपोज किसी के पास मर्सिडीज गाड़ी है तो सर्विसिंग के लिए मर्सिडीज में भेजते हो। बिल्कुल सही। राइट? फरारी है तो फरारी के शोरूम में भेजते हो। बिल्कुल सही। इवन मारुति है तो मारुति के शोरूम में भेजते हो, उसे मर्सिडीज में नहीं भेजते। बिल्कुल सही। तो इसलिए भेजते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग उसने किया, राइट? करेक्ट। अगर मर्सिडीज की कंपनी ने मैन्युफैक्चरिंग किया तो सर्विसिंग भी वही कंपनी बेहतर कर सकती है। बिल्कुल सही। तो अगर आपका ऑर्गन कोई भी खराब हुआ तो उसका मैन्युफैक्चरिंग करने वाला भी ये जीन्स एंड डीएनए है। बहुत ही बढ़िया। तो उसकी सर्विसिंग भी जीन्स एंड डीएनए से ही करना चाहिए, मतलब कि इलाज भी जीन्स एंड डीएनए के द्वारा ही करना चाहिए। बहुत बढ़िया है। तो बहुत बढ़िया एग्जाम्पल के साथ आपने समझाया। और डॉक्टर साहब, बेसिकली अगर मैं बात करूं, हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस आते हैं जहां पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशन अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा होती है। ये पढ़ते नहीं हैं, डिस्ट्रैक्टेड रहते हैं, इनका पढ़ाई में दिमाग नहीं लगता है, ध्यान नहीं लगता है, और बाकी चीज़ों में बहुत ध्यान लगता है, खेल कूद में बहुत ध्यान लगता है। तो बहुत सारे पेरेंट्स की आज की डेट में परेशानी रहती है बच्चों को लेके, और एक स्ट्रेस भी रहता है पेरेंट्स को कि कैसे बच्चे का जीवन में क्या होगा। तो उसका जेनेटिक्स से क्या लेना देना है और कैसे उसका आप कैसे सोल्यूशन उसका देखते हैं इसके अंदर? इसमें जीन्स के बिना आप इसमें इम्प्रूवमेंट नहीं कर सकते। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अभी आपने जितने लक्षण लिए कि ध्यान नहीं है बच्चे का, अटेंशन नहीं है, कंसंट्रेशन नहीं है, पढ़ता नहीं है, ये सारे हैं मात्र लक्षण। ये है सारे फ्रूट्स। ओके। तो फ्रूट्स पे लोग काम करते रहते हैं, इसलिए रिजल्ट नहीं मिलता। हम क्या कहते हैं ना कि रूट्स पे काम करो। करेक्ट। तो हम कारण ढूंढते हैं ऐसा क्यों हुआ। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी या ऑटिज्म पकड़ लो, तो ऑटिज्म है तो पेरेंट्स ऑटिज्म से परेशान है। मैं कहता हूँ ऑटिज्म से परेशान ना रहो, ये ढूंढो कि ऑटिज्म आया क्यों है। सही में बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ऑटिज्म है जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून प्रॉब्लम। अब जेनेटिक एंड ऑटो इम्यून प्रॉब्लम मतलब ब्रेन डेवलप क्यों नहीं हुआ, क्योंकि ब्रेन को डेवलप करने वाले जेनेटिक कोड में कुछ ना कुछ फॉल्ट आया होगा। ओके। नहीं तो ब्रेन तो डेवलप हो जाना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। तो अब इसके जब रूट कॉज में जाते हैं तो पहला रूट कॉज आता है स्ट्रेस। वो बच्चे को कहीं ना कहीं लाइफ में बच्चे ने स्ट्रेस फील किया होगा। अब आप बोलोगे सर स्ट्रेस तो बड़ों का काम है। स्ट्रेस एट द टाइम ऑफ बिफोर व्हेन द चाइल्ड वाज इन द वूम। वेरी गुड। सो हम वहाँ भी स्टडी करते हैं, पता करते हैं कि बच्चे को ऐसा तो नहीं कि जब वो माँ के पेट के अंदर था तो उसे उस समय का स्ट्रेस का इम्पैक्ट आज झेलना पड़ रहा। पहली बात, उस समय स्ट्रेस के अलावा अगर मदर ने कुछ मेडिसिन ली होगी जो डैमेजिंग है, उसका इम्पैक्ट भी बच्चा आज झेल रहा होगा। राइट? वो जब मदर प्रेग्नेंट थी तो सास बहू के झगड़े, हस्बैंड वाइफ के झगड़े और कोई भी मेंटल ट्रॉमा आज बच्चे की लर्निंग डिसेबिलिटी का कारण रह सकता है। माय गॉड, इट इज सो डीप। इट इज सो डीप, बट इट इज वंस यू नो दिस, एंड हम तो इसी पे वर्क करने के मास्टर है, तो वी कैन इरेज ऑल दिस स्ट्रेस फ्रॉम चाइल्ड नाउ।
मतलब आज बच्चा सपोज 6 साल का है, 10 साल का है, हम उस समय का स्ट्रेस अभी इरेज करवा देते हैं. After 6 years and 7 years of the birth of the child. वी कैन हेल्प यू इरेज इट आफ्टर 40 years ऑल्सो. Wow, amazing. तो वंस हम ये मेमोरी को हटा दे, ये स्ट्रेस को हटा दे, ये स्ट्रेस के इम्पैक्ट को हटा दे, तो अपने आप रिजल्ट दिखना शुरू हो जाता है. तो रादर देन फोकसिंग ऑन फ्रूट्स, फोकस करना चाहिए रूट्स पर. एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ. अगर आप ऑटिज्म, ADHD, लर्निंग डिसेबिलिटी का स्टडी करो तो ऐसा पाया गया है कि वैक्सीन्स के साइड इफेक्ट की वजह से काफ़ी सारा आता है. अच्छा. जो बचपन में वैक्सीन्स दिए जाते हैं, ओह. तो आप फेसबुक पे डालोगे वैक्सीनेशन साइड इफेक्ट, तो बहुत बड़ी कम्युनिटी है. इनफैक्ट डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में जब हुआ था तो डोनाल्ड ट्रंप वॉज अगेंस्ट वैक्सीनेशन एंड वहाँ पर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया था वैक्सीनेशन के बारे में. तो इट इज़ सच अ बिग कम्युनिटी और साथ ही साथ कुछ रिसर्च में साबित भी हो गया है. तो क्या हम वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को न्यूट्रलाइज किए बिना इसको ठीक कर पाएंगे? आंसर इज अगेन नो. हाँ, हम थोड़ा बहुत वर्क करेंगे, स्पीच थेरेपी करेंगे, देन रिहैबिलिटेशन करेंगे, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा. ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम ऑक्यूपेशनल थेरेपी करेंगे तो इसमें थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट आएगा. बट वंस वी स्टार्ट वर्किंग ऑन द रूट्स, देन द मैजिक हैपेंस. डॉक्टर साहब, मैं तो बहुत इंक्विजिटिव हुई जानने के लिए कि रूट्स पे काम कैसे करते हैं. तो अगर रूट्स पे डिपेंड करेगा. अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव वन लेडी 64 years. ओके. एंड वो लेडी कहती है कि मुझे अभी भी याद है, जैसे हम कुछ थेरेपीज करवाते, वी टेक देम इन द पास्ट. बच्चा होगा तो भी, बड़ा होगा तो भी, बहुत छोटा बच्चा होगा तो मदर के थ्रू काम करते हैं, बिकॉज मदर और बच्चे का कनेक्शन होता है. बिल्कुल, आई एग्री. तो 64 years के एज में हम कॉज ढूंढने गए तो वो मदर का कॉज हमें मिला. ध्यान से सुनना भी इंटरेस्टिंग है. वो मदर ने कहा कि सर मुझे अभी भी याद है कि जब मैं माँ के पेट में थी, गर्भ में थी, तो आई हैव दोज मेमोरीज कि उस समय घर में क्लेश चल रहा था. Oh my God. It is not about the memory of a childhood or a birth. It is a memory of a pre-birth in the womb. एग्जैक्टली. तो आई वॉज अमेज्ड एंड शॉक्ड. मतलब कहाँ देखो, इतना अगर इम्पैक्ट रह सकता है तो चलो, उसे तो याद है, शी मस्ट बी जीनियस लेडी, राइट. बट मेजॉरिटी लोगों के सबकॉन्शियस में स्ट्रेस होता है, उन्हें याद नहीं रहता. तो हमें वो कॉन्शियस में स्ट्रेस हो या फिर सबकॉन्शियस में, हमें वो इरेज करना पड़ेगा, नहीं तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेंगे. Exactly. This reminds me of a wonderful book called Power of Subconscious Mind by Joseph Murphy. तो सब लोग बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड बहुत पावरफुल है, बहुत पावरफुल है, 90% सबकॉन्शियस माइंड है, कॉन्शियस माइंड तो केवल 10% है. पर कोई भी एजुकेशन सिस्टम या कोई भी स्कूल, कॉलेज, टीचर ये नहीं सिखाता कि सबकॉन्शियस माइंड को यूज़ कैसे करना है. सो ट्रू, सो ट्रू. So what do you say on this? Because आपने अभी सबकॉन्शियस माइंड की बात की तो आई जस्ट दिस क्वेश्चन केम टू माय माइंड. देखिए, लोगों ने अभी तक सबकॉन्शियस माइंड छोड़ दो, लोगों ने अभी तक तो इंसान को इंसान मानना भी शुरू नहीं किया है. मैं एग्जांपल देता हूँ आपको हेल्थ केयर का. ओके. हेल्थ केयर में हम क्या करते हैं, कोई भी पेशेंट आता है तो हम उसका ब्लड टेस्ट करते हैं. करेक्ट. देन पैथोलॉजी के साथ साथ हम CT स्कैन, MRI स्कैन करते हैं, अल्ट्रासाउंड करते हैं. बराबर है. अब हमने क्या किया, हमने टेस्ट किया बॉडी पर. ओके. तो क्या इंसान सिर्फ बॉडी है? नहीं. बराबर है. एब्सोल्युटली. लेकिन बट मेडिकल साइंस नहीं मानता. मेडिकल साइंस करेगा, सारी टेस्ट दुनिया भर की बॉडी की करेगा. एंड आई एम नॉट अगेंस्ट इट. बॉडी को देखना जरूरी है, बट माई डियर, बॉडी इज जस्ट अ स्क्रीन. ओके. टू शो द मूवी, टू शो द रिजल्ट. बट प्रोजेक्टर कहाँ है? वो तो आपके माइंड में और ब्रेन में है. राइट. अगर नेटफ्लिक्स की मैं मूवी देख रहा हूँ, सपोज मोबाइल है, नेटफ्लिक्स की मूवी देख रहा हूँ एंड आई एम वॉचिंग द मूवी ऑन द मोबाइल. करेक्ट. बट क्या वो मूवी मेरे मोबाइल में चल रही है या कहीं और चल रही है, मुझे यहाँ दिख रही है? कहीं और चल रही है, दिख यहाँ रही है. शरीर की सारी बीमारियाँ भी ऐसी है, जहाँ दिख रही है, चाहे वो लीवर में हो या किडनी में हो या ऑटिज्म, ADHD में, इवन माइंड में और ब्रेन में भी हो, वो वहाँ चल ही नहीं रही है, वो दिख रही है वहाँ पर. तो मेडिकल साइंस जहाँ दिखता है उसे फोकस करता है. करेक्ट. लेकिन जहाँ से शुरू हुआ है वहाँ फोकस ही नहीं करता. तो इसलिए मैंने कहा कि मेडिकल साइंस ने अभी तक तो इंसान को इंसान समझना शुरू भी नहीं किया है, क्योंकि इंसान इज माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल. डू यू एग्री? 100%. तो अगर आप एग्री करते हो माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल, तो बीमारी अगर इंसान को हुई तो वो भी माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल तीनों लेवल पे रहेगी. यस. राइट.
तो जब इलाज भी करना रहेगा ना तो माइंड प्लस बॉडी प्लस सोल तीनों लेवल पे करना होगा, बीमारियां रिवर्स हो सकती है। बहुत ही बढ़िया। अब आपने कहा ऑटिज्म, ADHD, डिसेबिलिटीज, इसका भी रूट माइंड बॉडी सोल तीनों में रहेगा। तो ये तो डॉक्टर साहब किसी भी बीमारी के लिए है 100%। आज अगर देखो फ्रैंकली स्पीकिंग ये तो घर घर में प्रॉब्लम है कि स्ट्रेस, किसको नहीं है स्ट्रेस आज के डेट में। बिल्कुल बराबर। अब तो छोटे बच्चों को भी स्ट्रेस है, जो हम पहले बचपन में, हमें तो कभी स्ट्रेस नहीं होता था बचपन में, पर आज के डेट में अगर आप देखो बच्चों को किसी ना किसी चीज़ को लेके दे आर फिनिकी, वो उनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। और मोबाइल एडिक्शन तो एक बहुत बड़ा इशू बनता जा रहा है, और बहुत सारे पेरेंट्स और बच्चों के आपस में जो टेंशन का कारण है वो ये मोबाइल फ़ोन है कि बच्चे मोबाइल फ़ोन पे लगे रहते हैं, पढ़ते नहीं शॉर्ट हैं। फॉर्म कंटेंट इज एज डेंजरस एज अल्कोहल। एब्सोल्युटली। और ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है आज की डेट में सोसाइटी में। पर स्ट्रेस अपने जिस तरह का लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल में जिस तरह के आज हम जीवन जी रहे हैं, तो स्ट्रेस तो हर किसी को है। तो बेसिकली आपका कहने का ये मकसद है कि ये जो माइंड, बॉडी और सोल का करेक्ट वे है इसको करेक्ट करने का, तो ऑब्वियसली तीनों पे काम करना पड़ेगा, माइंड पे भी, बॉडी तो पे भी, इंसान सोल पे काम हुआ। करेक्ट। नहीं तो आप तो बॉडी पर काम कर रहे हो, राइट? करेक्ट। अब फॉर एग्जाम्पल लोग करते हैं बॉडी के बारे में जांच करते हैं, बॉडी का ब्लड टेस्ट करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट कर लिया, लीवर फंक्शन टेस्ट कर लिया, CT स्कैन ब्रेन बॉडी का कर लिया। तो हम तो पूरा बॉडी पर फोकस्ड है। तो मैं कहता हूँ जब आप बॉडी 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 पर फोकस्ड हो तो बॉडी तो डेड बॉडी के पास भी होती है। राइट और रॉन्ग? एब्सोल्युटली। डेड बॉडी के पास और क्या है बताइए? ना माइंड है, ना सोल है। हेल्थ केयर की इलाज में क्या है बताइए? ओनली बॉडी है, माइंड भी नहीं है, करेक्ट, सोल भी नहीं है। तो फिर हम इलाज किसका कर रहे हैं? सही में इंसान का कर रहे हैं, बॉडी का कर रहे हैं सर। बॉडी का कर रहे हैं। फिर इंसान क्यों ठीक होगा? अगर जैसे आप कंप्यूटर की बात करते हो, आप CPU की बात करते हो, मुझे बताइए आपके कंप्यूटर में कुछ एरर आ रहा है तो आप सिर्फ स्क्रीन को बदलते रहोगे या CPU पे काम करोगे? ऑब्वियसली जहाँ भी एरर है, हार्ड डिस्क में एरर है तो हार्ड डिस्क को ठीक करेंगे, अगर CPU में है तो CPU को करेंगे, राइट। जहाँ भी पीछे रूट कॉज है, रूट कॉज को देखेंगे। 90% टाइम आपको स्क्रीन को कुछ नहीं करना पड़ेगा, फिर भी स्क्रीन ठीक हो जाएगी, डिस्प्ले ठीक हो जाएगा, अंदर से CPU को करेक्ट कर दिया तो वैसे आपकी सारी बीमारियां माइंड, ब्रेन, DNA एंड सोल, ये 4 कारणों को लेकर बनी हुई है बीमारियां। चारों पर काम करो, बीमारी रिवर्स हो सकती है। और हम ये कर रहे हैं ऑलरेडी। किडनी फेलियर में कर रहे हैं, लीवर फेलियर में कर रहे हैं, ऑटिज्म ADHD में कर रहे हैं, एबनॉर्मल डेवलपमेंटल प्रॉब्लम जो बेबीज़ में होते हैं उसमें कर रहे हैं, जेनेटिक प्रॉब्लम में कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब इसमें क्या, जैसे अभी आप बहुत अच्छा एग्जाम्पल देके समझा रहे हैं, तो इस पे आप मेडिसिन तो देते ही होंगे बॉडी के लिए, पर मेडिसिन के साथ साथ माइंड और सोल के लिए, DNA के लिए कैसे करते हैं उसके ऊपर? क्या मतलब कोई हीलिंग का क्या तरीका है उसके लिए? इसके लिए मैं एक आपको बताना चाहूँगा कि लाइफ में अगर सफल होना है ना तो हम सिर्फ कोई एक काम करके सफल नहीं हो सकते, राइट? कोई कहता है सर मैं रोज़ सुबह 4 बजे उठता हूँ, मैं सफल क्यों नहीं हुआ? अरे भाई और भी चीज़ें करनी होती है, सिर्फ 4 बजे उठ के क्या करते हो वो भी तो मैटर करेगा, सही, राइट? फिर आप दिन भर क्या करते हो वो भी मैटर करेगा। आप बोलोगे मैं सर मैं 4 बजे रोज उठता हूँ और नेटफ्लिक्स देखना शुरू कर देता हूँ, इट डजंट वर्क, राइट? बिल्कुल सही बात। तो सक्सेस का फॉर्मूला है बी अ वॉट एवर इट टेक्स पर्सन। मतलब जो ज़रूरी है हर चीज़ करने को तैयार हो, सफलता मिल जाएगी। सही बात है। एग्री? एग्रीड। यही हम इलाज में करते हैं। जनरल लोग क्या करते हैं कि कोई रेकी करता है, कोई योगा करता है, कोई मेडिटेशन करता है, कोई सिर्फ दवाई देता है, राइट? बिल्कुल सही। बड़े कुछ भी काम नहीं करता है। क्यों? क्योंकि बीमारी 4-5 कारणों के बन के आती है। जैसे आप हाथ ऊपर कीजिए, अभी आप एक उंगली से मुट्ठी बनाइए, नहीं बन पाएगी, नहीं बन पाएगी ना। तो एक कारण से बीमारी भी नहीं आती है। बीमारी आने के लिए लाइफस्टाइल डिसीज़ है, स्ट्रेस भी लगेगा, है ना, वैक्सीन का साइड इफेक्ट लगेगा, किसी में मेडिसिन का साइड इफेक्ट लगेगा, किसी में खान पान की गड़बड़ी लगेगी, किसी में प्रॉब्लम जेनेटिक रहेगा। तो बीमारी में 4-5 कारण मिलकर वो मुट्ठी बना के आती है बीमारी। और हम क्या करते हैं, यहाँ पर तो गैंग बन गई और हम एक अपनी दवाई लेते हैं और लड़ाई कर रहे हैं। क्या चांस है जीतने का बताइए? कोई चांस ही नहीं है। तो हमने ये समझ लिया काफ़ी पहले कि ऐसा ये लड़ाई थोड़ी होती है। जब यहाँ मुट्ठी बंदी है तो हमने फिर रूट कॉज देख लिए क्या क्या है, उसके हिसाब से यहाँ पर हम थेरेपी की मुट्ठी बना दे, इंटीग्रेटेड सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पता चला अगर
कि डाइट में गड़बड़ी थी तो हम डाइट पे काम करेंगे। अगर पता चला कि यहाँ पर मेडिसिन का साइड इफेक्ट है तो मेडिसिन के साइड इफेक्ट को निकालेंगे। पता चला स्ट्रेस है तो हम स्ट्रेस को इरेज कर देंगे, बैड मेमोरीज को इरेज कर देंगे। पता चला वैक्सीन का साइड इफेक्ट है तो हम वैक्सीन के साइड इफेक्ट को भी निकालेंगे। पता चला बॉडी में बहुत टॉक्सिन्स है क्योंकि खाने पीने में इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड रोज जा रहा है। बच्चे जंक फूड तो कितना खाते हैं, आपसे बेहतर कौन जाने वाला, एब्सोल्युटली राइट। पैकेज फूड खाते हैं तो अगर पता चला बॉडी में टॉक्सिन्स है तो डिटॉक्स भी करेंगे। अब यहाँ मुट्ठी बन गई, राइट। तो आप कहोगे एक कौन सी थेरेपी करते हो, आप एक कोई भी थेरेपी कर लो, सारी थेरेपी अच्छी है बट एक करने से नहीं होगा। अब मुझे बताइए, अगेन आप उंगली ऐसे कीजिए, कौन सी उंगली अच्छी है बताइए? सभी अच्छी हैं, बराबर है, लेकिन बिना मुट्ठी के काम की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो सारी थेरेपीज अच्छी है लेकिन अनलेस यू इंटीग्रेट थेरेपीज प्रॉपरली आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत ही अमेजिंग एग्जाम्पल है। एक और चीज़ इसमें, आपने कहा मेडिसिन देते हैं बॉडी के लिए, नहीं होगा उससे। हम मेडिसिन देते हैं बॉडी के लिए भी, माइंड के लिए भी, स्ट्रेस के लिए भी, मेमोरीज के लिए भी। इनफैक्ट बच्चा जब गर्भ में था उसको स्ट्रेस आया होगा तो आज मेडिसिन अवेलेबल है जो उस स्ट्रेस को भी इरेज कर सकती है। तो हम मेडिसिन भी देते हैं। इनफैक्ट आप यंगस्टर्स में देखो, सबसे बड़ा कॉमन यंगस्टर्स का प्रॉब्लम है ब्रेकअप्स, अफेयर्स एंड ब्रेकअप्स, है ना। और अफेयर्स एंड ब्रेकअप हो गया कि बच्चा डिस्टर्ब हो जाता है, फिर पढ़ाई में फोकस नहीं, कंसंट्रेशन नहीं, फिर बैड हैबिट्स, ड्रग्स, स्मोकिंग, अल्कोहल। बिल्कुल। तो ये ब्रेकअप के इफेक्ट को इरेज करने की भी दवाइयाँ आती है। एंड देन नाउ कमिंग टू द सोल। तो आपने कहा था बॉडी के लिए दवाई देते होंगे, हम बॉडी के लिए देते हैं, माइंड के लिए भी देते हैं, इमोशन के लिए भी देते हैं। अब सोल के लिए भी हम दवाइयाँ भी देते हैं। अच्छा, हाँ जी। मतलब यू आर टॉकिंग अबाउट एलोपैथिक मेडिसिन? नो, आई एम टॉकिंग अबाउट मेडिसिन, ओके, नॉट एलोपैथिक मेडिसिन। क्योंकि एलोपैथिक मेडिसिन सिर्फ बॉडी पे काम करेगा। वही, दैट्स द रीजन आई आस्क्ड यू। राइट क्वेश्चन। क्योंकि मेडिसिन बोलते हैं हमारे दिमाग में तो वो गोली आ जाती है, तो या सिर्फ आ जाता है। वो तो ठंडा मतलब कोका कोला। हाँ, तो ये तो हम तो कठपुतली है ना। सही बात। हमारा प्रोग्रामिंग सेट किया गया, ठंडा मतलब कोका कोला, मिनरल वाटर मतलब बिस्लेरी, बराबर है। तो हमने तो, हमारा माइंड है ना, ये प्रोग्राम्ड माइंड है, हम गुलाम है, सबके सब गुलाम है। बहुत कुछ लोग हैं जो इस गुलामी से बाहर निकल सकते हैं। तो मेडिसिन मतलब एनीथिंग विच कैन गिव यू द बेनिफिट। करेक्ट। इट इज नॉट मेडिसिन मतलब एलोपैथिक नहीं होता। सही, राइट, बिल्कुल ठीक। आयुर्वेदिक भी होता है, करेक्ट, यूनानी भी है, सिद्धा भी है, होम्योपैथिक भी है। तो मेडिसिन तो बहुत सारी है, जड़ी बूटी भी है, सही बात है। राइट। तो हम जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं वो जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन। इसकी खास बात ये होती है कि ये माइंड पर भी काम करती है, इमोशन, फीलिंग, स्ट्रेस को इरेज करना। इवन किसी को बहुत गुस्सा आता है, बहुत नफरत करता है, उसकी भी दवाई अवेलेबल है। तो ये सारी चीज़ों की मेडिसिन भी अवेलेबल है और थेरेपीज भी अवेलेबल है। तो हम इन दोनों चीज़ों का इंटीग्रेशन करते हैं। इसलिए बहुत बढ़िया। इसलिए आपने देखा होगा, मेरी जो एक बुक है इंस्टा हीलिंग कोड, उसमें लिखा हुआ है द इंटीग्रेशन ऑफ एंशिएंट विजडम एंड अल्ट्रा मॉडर्न थेरेपीज। वेरी नाइस। सो दिस इज व्हाट एडवांस हेल्थ इज। वेरी नाइस। तो एक्चुअली में दोनों, हम जैसे हम बात करते हैं भौतिक और अध्यात्म, ठीक है, तो आपको एंशिएंट भी को ध्यान रखना है वो, क्योंकि बहुत ही वैल्यूएबल स्टडीज़ हैं, रिसर्चेज हैं, और आज के डेट में मॉडर्नाइजेशन के साथ उसको कैसे आप एमैलगेशन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। इट इज द मोस्ट पावरफुल टूल। देखिए, आज हम मेडिकल साइंस के द्वारा बॉडी के अंदर, ऑर्गन के अंदर, सेल के अंदर घुस चुके हैं, लेकिन इंसान की मेन क्वालिटीज को नज़रअंदाज कर रहे हैं। करेक्ट। जो कि एंशिएंट में किया जाता था। लोग एंशिएंट में साधना करते थे, सोल पर काम करते थे, माइंड पर काम करते थे। आज हम सिर्फ बॉडी पे काम कर रहे हैं, तो इट डज नॉट वर्क। तो डॉक्टर साहब, मेरे पास ना दो, मेरे पर्सनल लाइफ में बहुत क्लोज फ्रेंड्स में ऐसे केसेस हैं जिनके लिए मैं बहुत चिंतित हूँ, और मेरे को आपसे बात करते हुए ध्यान आया। मेरे एक क्लोज फैमिली फ्रेंड हैं, उनको ब्रेन ट्यूमर हुआ आज से लगभग कोई 4 साल पहले, और उनका सर्जरी हुआ, और वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल्स में सर्जरी होके कीमो, रेडिएशन सब हो गया, और पार्शली रिकवर हुए वो ठीक ठाक। और बट अभी पिछले 1 साल पहले दोबारा लैप्स हुआ, तो जब रिलैप्स हुआ तो अब डैमेज ज़्यादा था इस बार, और उनका काफ़ी
इलाज चला, दोबारा रीसर्जरी हुई और उसमें फिर कीमोथेरेपी, रेडिएशन, आपको पता है वो पूरा साइकिल्स है। और साथ में उन्होंने टारगेट थेरेपी भी स्टार्ट कराई। ठीक है, तो अब आजकल एक नई चीज़ सुन रहा हूँ, टारगेट थेरेपी एक नया वो चला है। हाँ। पर उससे क्या हुआ कि बॉडी का इम्यून सिस्टम जो है वो बिल्कुल डाउन आ गया। और सबसे बड़ी जो मेरे को प्रॉब्लम लगी, जो आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली अभी, ही लॉस द विल पावर। ठीक है, तो जो विल पावर है ना, मेरे हिसाब से वो बहुत बहुत बड़ा काम करती है। जो आप माइंड की बात कर रहे हैं, 100%। बिना माइंड के इंसान है ही नहीं। करेक्ट। अगर किसी का सपोज इंसान में से माइंड हटा दो तो वो तो जानवर है। बहुत बिल्कुल सही बात है, यही तो फर्क है इंसान और जानवर। बराबर, तो इंसान और जानवर में माइंड का ही फर्क है, राइट? बिल्कुल ठीक। और अगर आप इलाज में माइंड को इस्तेमाल नहीं कर रहे तो फिर तो इलाज तो जानवर का कर रहे हो। तो अब पूरी फैमिली बहुत स्ट्रेस है। अच्छा, उसको स्पीच में भी प्रॉब्लम है, उसका स्पीच इशू है, मेमोरी इशू है। तो छोटा सा बच्चा है 5-6 साल का, तो वो वैसे ही जब फैमिली फ्रेंड्स है तो देख के बहुत दुख होता है। और ऐसा लगता है कि भगवान इस एज में, ही इज़ जस्ट 40 ईयर्स, राइट? तो इस एज में इस तरह की प्रॉब्लम फैमिली। और जब एक इंसान जब घर में बीमार होता है ना सर, बीमार तो एक इंसान होता है, पर जो प्रेशर है, जो स्ट्रेस है, जो मतलब जो उसका इम्पैक्ट है वो पूरी फैमिली पे आता है। सो ट्रू, एकदम सही। ठीक है, तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह से उनको विल पावर को उजागर दिया जाए। तो जैसे अभी आपसे मैंने सुना कि उसके लिए भी मेडिसिन आती हैं कि विल पावर भी अंदर से स्ट्रांग हो। हाँ, इसमें दोनों करना पड़ेगा। अभी मैं इसी केस को थोड़ा सा अलग एंगल से बताता हूँ, ठीक है? हाँ जी। अभी तक क्या किया है, सपोज एक पेड़ है, आम का पेड़ है, और आपने आम के पेड़ से आम तोड़ दिए। करेक्ट। तो अगले साल फिर से आएंगे, फिर से तोड़ दिए, फिर से आएंगे। तो आपने ब्रेन में क्या ट्यूमर आया, उसे कट कर दिया, तो चांस तो है कि फिर से आएंगे। करेक्ट। तो आपने ये देखा ही नहीं कि ये ट्यूमर आया क्यों। तो आपने ऑपरेशन करना गलत किया कि सही किया? ओके, सही किया। आपने टारगेट थेरेपी की, सही किया, गलत किया, वो भी सही किया, नो प्रॉब्लम। बट आपने देखा नहीं ना कि आया क्यों, कहाँ से आया, रीज़न क्या है इसके पीछे। अभी मात्र 40 साल की उम्र में 2 बार ब्रेन ट्यूमर आ गया, कुछ तो कारण होगा। बिल्कुल सही बात है। अब जब तक वो कारण नहीं हटाएंगे आप, ये बार बार आएगा। तो ये भी क्या जेनेटिक होता है? इसमें भी जेनेटिक फॉल्ट है। जितना भी पर कैंसर उनके फैमिली में, हिस्ट्री में कभी भी कैंसर किसी को हुआ नहीं। जेनेटिक में 2 चीज़ें होती है। एक होता है इनहेरिटेड जेनेटिक्स, यानी कि आपके माता पिता, दादा दादी, नाना नानी, इनसे आया हुआ लक्षण, बीमारी, ये हो गया इनहेरिटेड जेनेटिक्स। दूसरा होता है हमारे जीवन काल में हम रोज़मर्रा के जीवन में भी अपने जीन्स पर अत्याचार कर रहे हैं। ओह, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसे कहते हैं अक्वायर्ड जेनेटिक्स। एक इनबॉर्न जेनेटिक्स, एक एक्वायर्ड जेनेटिक्स। यस। तो ज़्यादातर बीमारियां जिसे कहा जाता है जेनेटिक नहीं है, वो सारी एक्वायर्ड जेनेटिक्स का रिजल्ट है। माय गॉड, जैसे हमारे हम पर्सनैलिटी की बात करते हैं साइकोलॉजी में, इनबॉर्न पर्सनैलिटी, एक्वायर्ड पर्सनैलिटी, सेम इनबॉर्न इंटेलिजेंस, एक्वायर्ड इंटेलिजेंस। तो जेनेटिक्स भी ऐसा होता है। तो जेनेटिक्स ऐसा होता है, इसीलिए पर्सनैलिटी चेंज होती है। ओह, जैसे अगर आपने कोई बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ट्रॉमेटिक पीरियड से आप गए हो, आप देखना जिनको अभी कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, मैं उनका अभी स्वभाव बता दूँ आपको। ये सारी बातें मन में रखने वाले हैं, बहुत स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरे, इंट्रोवर्ट ज़्यादा है और मन में ये सहेज के रखते हैं और उनको ट्यूमर ज़्यादा आता है। ठीक है, मेजॉरिटी केस में। आई एग्री विद यू। हाँ, तो मुझे तो आपका मित्र पता नहीं ना, लेकिन आप मुझे कोई भी बीमारी बताओ और मैं उसके पीछे का माइंड और साइकोलॉजी आपको बता सकता हूँ। हर बीमारी का, हर ऑर्गन का अपना माइंड और फीलिंग होता है। हाँ, मतलब अगर जैसे मैंने आपको बताया 2 केसेस हैं जिनके लिए मैं बहुत ज़्यादा चिंतित हूँ। ऐसे ही मेरे जो एक बहुत क्लोज मित्र है, उसको बहुत यंग एज में 27-28 साल में ही कॉलन का कैंसर हुआ डॉक्टर साहब। तो उसकी सर्जरी हुई, 10-12 साल तो बिल्कुल फिट रहा और आफ्टर 10 to 12 ईयर्स वो दोबारा आ गया। और जस्ट 2 साल पहले अगेन फ्रूट्स एंड रूट्स, रूट्स पर काम नहीं किया। तो सिर्फ सर्जरी कर दी, कीमो दे दी, काम हो गया और दोबारा आ गया। अब उसका दोबारा सर्जरी करके दोबारा हुआ है, पर अब उसके लीवर पे इम्पैक्ट आ गया।
अब वो उसने अभी दिखाया डॉक्टर साहब को और उन्होंने तो बोला जी आप तो एडमिट हो जाओ, ठीक है, क्योंकि लीवर तो आपका बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। तो डॉक्टर साहब ये एक बहुत ही, और ये मतलब ये तो मेरे अपने पर्सनल जीवन में ऐसे केसेस है, बट आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को जीवन में लाइफ में कुछ ना कुछ ऐसा है। तो आपके जो स्टडीज़ हैं, आपका जो एक्सपीरियंस है, उससे हम ये फ़ायदा लेना चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कैसे मदद की जा सकती है। देखिए सिंपल है, जो आप कर रहे हो अभी फ़िलहाल वो आप फ्रूट्स का इलाज कर रहे हो, फाइनल रिजल्ट का इलाज कर रहे हो, वो ज़रूरी है, कर लो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि परमानेंट रिजल्ट मिले तो पहले कारण तो ढूंढो क्यों आया। अभी कोलोन कैंसर आने का भी रीज़न तो होगा, ब्रेन ट्यूमर आने का रीज़न तो होगा, बिल्कुल होगा। अभी दोनों ही कैंसर के प्रकार हो गए, ट्यूमर भी ज़्यादातर कैंसरस होते हैं। तो जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से कैंसर आता है। और एपी जेनेटिक्स वो साइंस है जो आपको, सपोज ये आपका जीन है कैंसर का, अभी एक्टिवेट हो गया तो कैंसर आ गया। एपी जेनेटिक्स आपको जीन साइलेंसिंग करवा के देगा। ओह, तो एक्टिवेट जीन है उसे साइलेंट कर दो, बीमारी कम होने में वैसे ही परमानेंसी आ जाएगी। बहुत बढ़िया। तो रूट कॉज पर काम करना चाहिए। स्ट्रेस की वजह से आया, स्ट्रेस को इरेज कर दो। टॉक्सिन की वजह से आया, टॉक्सिन्स को इरेज कर दो। कोई बहुत ट्रॉमेटिक फेज गया लाइफ का, वो ट्रॉमा का इरेज कर दो। जो भी प्रॉब्लम्स है, रूट प्रॉब्लम्स, उस पर काम करोगे, रिजल्ट लॉन्ग टर्म आएगा और परमानेंट आएगा। फ्रूट्स पे काम करोगे तो फ्रूट्स तो हर सीजन का काम है, आते ही रहेंगे। आता ही रहेगा। पर डॉक्टर साहब, जैसे मैं आपको बताता हूँ, ये जो जिस दोस्त की मैं बात कर रहा हूँ, कॉलन कैंसर वाले, इन्होंने एक्चुअली बहुत कुछ करवाया बीच में। इन्होंने नेचुरोपैथी भी की, आयुर्वेदिक भी किया, होम्योपैथिक भी लिया, तो इन्होंने सब ट्राई कर लिया। और एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट क्या निकला, सब ट्राई करने के बाद, कि उनका लीवर जो है वो बैडली इम्पैक्ट हो गया। बल्कि उसने आज तक कभी अल्कोहल को टच नहीं किया। और जैसे ही डॉक्टर साहब, कोई भी डॉक्टर साहब उसकी रिपोर्ट देखते हैं, मोस्ट प्रॉब्लली मैं आपको भी उसको रिकमेंड करूंगा, तो जब आप भी रिपोर्ट देखोगे, आप सीधा उससे एक क्वेश्चन पूछोगे, भाई कितना शराब पीते हो तुम, जबकि उसने आज तक शराब को टच भी नहीं किया। मैं नहीं पूछूंगा, हर डॉक्टर ने पूछा उससे, बट आई एम ए डिफरेंट डॉक्टर। ओके, तो मैं रूट कॉज पर जाऊंगा। अब मुझे रूट कॉज पता है इसका। फॉर एग्जाम्पल, कोलोन कैंसर हुआ, हाँ जी, इन्होंने कीमोथेरेपी की, करेक्ट, रेडियोथेरेपी की, बहुत सारी दवाइयाँ खाई, उसके बाद आयुर्वेदिक भी खाई, बराबर है, होम्योपैथिक, यूनानी, सिद्धा, पता नहीं सब खाई होगी, करेक्ट। मैं कहूँगा कि इसका लीवर शराब से नहीं, दवाइयों से खराब हुआ है। तो मैं इसे सजेस्ट करूँगा कि पहले डिटॉक्स करवाओ, क्योंकि जब तक मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट या उसके कण आपके लीवर के सेल्स में और बॉडी के सेल्स में रहेंगे, दुनिया का सारा इलाज कर लो, ये लीवर ठीक नहीं होने वाला। आप बदल भी दोगे ना तो बॉडी में टॉक्सिन्स दूसरे लीवर को भी खराब कर देंगे। जेनेटिक्स तो वही, फिर प्रॉब्लम तो जेनेटिक्स में है ना, सब जगह आएगा, क्योंकि टॉक्सिन जो है ना वो भी हमारे जीन्स को डैमेज करते हैं। अब आप देखोगे कैंसर कहाँ से आता, आप स्टडी करो हेवी मेटल टॉक्सिसिटी कैंसर लीक। अब दोबारा बोलेगा डॉक्टर साहब प्लीज। हेवी मेटल टॉक्सिसिटी एंड कैंसर लिंक। किसी के बॉडी में आर्सेनिक ज़्यादा है उसको कैंसर आता है, मर्कुरी ज़्यादा है उसको कैंसर आता है, लेकिन आप देखोगे कोई भी इसके बारे में बात भी नहीं करता है। तो डॉक्टर साहब, ये तो कैसे पता चले, अब जैसे मैं हूँ, ठीक है, अब कैसे पता चले कि मेरे शरीर में क्या टॉक्सिन्स हैं, क्या नहीं है? ऐसा तो हो नहीं सकता टॉक्सिन्स ना हो। सबकी बॉडी में टॉक्सिन्स है, राइट, करेक्ट। किसी का केमिकल टॉक्सिन्स है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स है। हम सिंपल ब्रश करते हैं उसमें फ्लोराइड बॉडी में जा रहा है, करेक्ट। बिस्लेरी का पानी पीते हैं उसमें भी टॉक्सिन बॉडी में जा रहा है, कैंसरस टॉक्सिन जा रहे हैं, कार्सिनोजन जा रहे हैं। देन हम रोज ऑल आउट लगा के सोते हैं उसमें भी टॉक्सिन जा रहे हैं। हमारा मोबाइल, एसी, रेफ्रिजरेटर, ये सारे तो हमें टॉक्सिन्स दे रहे हैं। कहाँ कहाँ बचेंगे? हाँ, तो बचेंगे नहीं, बचना संभव नहीं है, करेक्ट। लेकिन जब बीमार हो गए तो इसको न्यूट्रलाइज तो करना पड़ेगा ना। तो डॉक्टर साहब, मैं तो प्रोएक्टिवली और सोच रहा हूँ कि बीमार होने का वेट क्यों करें, इसको good. बिना बीमार हुए डिटॉक्सिफाई क्यों नहीं कर सकते बॉडी को? ये बहुत स्मार्ट अप्रोच है, लेकिन इंडिया में अभी तक आया नहीं है। लोग है हेल्थ पर तब ध्यान देंगे जब उनकी मजबूरी आ जाएगी। हेल्थ पर पहले ध्यान बहुत कम लोग देते हैं। स्पेशली आप देखोगे जिनको अपने हेल्थ की वैल्यू पता है, आप जिन्हें मिलेनियर्स और बिलियनर्स कहते हैं, वो बीमार होने के कई साल पहले एक हेल्थ कोच रख लेते हैं। उनको पता है वो अगर सपोज 10 लाख देंगे एक हेल्थ कोच को 1 साल का, बट वो हेल्थ बचाने की वो 2 करोड़ उधर कमा लेंगे। 100%, राइट। तो हेल्थ कोच आइडियली सभी को रखना चाहिए। इसलिए आप देखोगे हम जब इलाज करते हैं हम सिर्फ दवाई नहीं देते, हम दवाई भी देते हैं, हम माइंड पर भी काम करते हैं, हम डाइट पर भी काम करते हैं, हम डीएनए पर भी काम करते हैं, हम उसके लाइफस्टाइल पर काम करते हैं, उसके स्ट्रेस पर काम करते हैं, उसके रिलेशनशिप इश्यूज पर काम करते हैं। वाओ। और तब कई रिजल्ट मिलता है। अब आप बच्चों में देखोगे,
आप बच्चे को बहुत समझा रहे हो लेकिन बच्चा टेंशन में ही, आप बहुत समझा रहे हो बच्चा प्रेशर में ही, आप बोल रहे हो इतना समझाया कुछ फायदा नहीं हो रहा। ऐसा होता है ना, लेकिन उसके पीछे रूट कॉज क्या है? पेरेंट के हाई एक्सपेक्टेशंस। एग्रीड, टोटली एग्रीड। मदर को अपने किटी पार्टी में बताने के लिए अच्छे मार्क्स चाहिए बच्चे के, टोटली एग्रीड। फादर को अपना ईगो संभालने के लिए बच्चे के अच्छे मार्क्स चाहिए। बिल्कुल, कि बोले मैं बताऊंगा क्या, मेरे बच्चे को 70% मिला तो उसका प्रेशर वो बच्चा है झेल रहा है। अब मेरे जो कोलीग है उसका बच्चा तो 95% लाया। हाँ बिल्कुल, कंपैरेटिव एनालिसिस खुद के ही दिमाग में शुरू हो जाते हैं। तो और वो सारा बोझ उस बच्चे पर है और आप बच्चे से उम्मीद कर रहे हो स्ट्रेस से बाहर आ जाए, संभव ही नहीं है। स्ट्रेस तो खुद ही दे रहे हैं हम। हाँ, तो वो जो स्ट्रेस देने वाले हैं रूट कॉज, तो बच्चे के parent। प्रॉब्लम का मेजॉरिटी रूट कॉज तो पेरेंट्स है। पेरेंट है, 100% एग्री विद यू, 100%। तो जब तक आप पेरेंट्स को नहीं समझाओगे या पेरेंट्स का इलाज नहीं करोगे तब तक बच्चों का इलाज करना मुश्किल हो जाएगा। या फिर बच्चों का माइंड रीप्रोग्राम कर दो कि बच्चा वो स्ट्रेस ले ही ना। अब फॉर एग्जाम्पल उसमें भी प्रॉब्लम है पेरेंट्स को। अगर बच्चा बहुत स्ट्रेस नहीं problem लेगा है। तो पेरेंट्स बोलेंगे सुनता ही नहीं है, सुनता ही इसको नहीं कोई है। फर्क ही नहीं पड़ रहा हमारी डांट का। फिर भी बच्चे को देखो, अभी ये शायद कोई कंट्रोवर्शियल बोल सकता है लेकिन जो बच्चा जितना सिंसियर है ना उसको उतना ज़्यादा प्रेशर है। जो जितना मस्ती वाला रहेगा, बिंदास है, जो बिंदास है, जो कहते हैं जो बेशरम बच्चा है, शायद वो ही हेल्दी बच्चा बन सकता है। सिंसियर बच्चा तो दबा हुआ ही रहेगा, प्रेशर में रहेगा। तो शायद बच्चों ने ज़्यादा मतलब बिंदास रहना चाहिए, या कॉमन लैंग्वेज बोलो बेशरम रहना चाहिए। बच्चे ने सुनना नहीं चाहिए हर चीज़ सुनेगा ना खुद का कुछ नहीं कर पाएगा, उसकी क्रिएटिविटी ख़त्म हो जाएगी और बीमारियां घर कर लेगी। तो रूट कॉज पे हम काम करते हैं, इसलिए हर इसमें आप देखोगे मैं वही रेकमेंड करूँगा, कोई भी चीज़ है उसके पीछे मत पड़ जाओ, पहले स्टडी करो कि कारण क्या है और कारणों पर काम कर लो, बस रिजल्ट मिल जाएगा पक्का आपको। बहुत बढ़िया, बहुत ही। तो डॉक्टर साहब जैसे हम बात कर रहे हैं अभी पेरेंटिंग की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, तो मैंने कई बार देखा है, 10 साल हो गए हमें भी इस फील्ड में कॉग्निटिव फिटनेस की और ब्रेन की ट्रेनिंग करने में, और काफ़ी हम इन्हीं चीज़ों पे काम करते हैं जैसे आप बता रहे हैं, स्पेशली माइंड और सोल पे। तो बहुत सारे पेरेंट्स डिनाइल मोड में रहते हैं, स्पेशली जब डिस्लेक्सिया है बच्चे को, कोई भी लर्निंग डिसेबिलिटी है, माइल्ड ऑटिज्म है या ADHD है, तो पेरेंट्स दे डोंट एग्री, जैसे कि नहीं हमारे बच्चे को तो कुछ भी नहीं है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। सो जब तक वो डिनाइल मोड रहेगा तब तक तो सॉल्यूशन हो ही नहीं सकता किसी चीज़ का। देखो, आप प्रॉब्लम एक्सेप्ट करोगे तो सॉल्यूशन भी एक्सेप्ट करने के लायक बन जाओगे। लेकिन पेरेंट्स का आप देखिए, किसी का बच्चा का सही में उतना नॉर्मल नहीं है, तो पेरेंट्स का तो अपना एक अलग लेवल का ट्रॉमा है, अलग लेवल का स्ट्रेस है। तो कोई भी माता पिता आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा कि उनके बच्चे को प्रॉब्लम है या करना नहीं चाहेगा। उसे शायद ज़हन में पता है कि यार कुछ तो गड़बड़ है, मेरे दोस्तों के बच्चे ऐसे नहीं है, ये अलग है, बट वो फिर भी बोलेगा कॉन्शियसली नहीं कुछ नहीं है, आप बताओ क्या करना है बस। तो डिनायल मोड इज़ एक्सपेक्टेड। लेकिन अगर रिजल्ट जल्दी चाहिए तो पेरेंट्स को भी थेरेपिस्ट के साथ, जैसे आप कर रहे हो, आपके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। जब हम इलाज करने की बात करते हैं, लोग बोलते हैं सर बीमार थोड़ी है बच्चा। एब्सोल्युटली राइट। तो हम भी ये कहते हैं कि देखो, बीमार होने के बाद इलाज करना है तो सीरियस होने तक इंतजार करना पड़ेगा, और अभी से इलाज कर लोगे तो बच्चा कभी सीरियस ही नहीं होगा, नौबत आएगी नहीं, वहाँ नौबत आएगी नहीं। बहुत बढ़िया। तो इसलिए मैंने कहा पहले कि हम बीमारी का इलाज करते हैं लेकिन उसके पहले उसके माइंडसेट का इलाज करते हैं। जैसे अभी एक बच्चा है, टीनेजर है, राइट, वो टीनेजर का ब्रेकअप हो गया तो 2 चॉइस है, अभी उसका इलाज कर लो ताकि वो मेमोरीज इरेज करके उसको फ्री कर दो, या और इंतज़ार करो बच्चा स्मोकिंग शुरू करेगा, देवदास बनेगा, शराब पिएगा, डिप्रेशन में जाएगा, फेल हो जाएगा, फिर लाइफ में फेल होगा, फिर बिजनेस में फेल होगा, फिर शादी करने को मना कर देगा। वो ट्रॉमा तो पूरी फैमिली भी झेलेगी ना, पूरी फैमिली झेलेगी। वो शादी करने को मना कर देगा, शादी भी कर लेगा तो उसको बच्चा नहीं होगा, बिकॉज उसके सबकॉन्शियस में वो ट्रॉमा है। तो अब बच्चा नहीं हुआ ना, अब वो इनफर्टिलिटी का इलाज करेंगे 5-10 लाख देके। मैं कहता हूँ वो पहले वो मेमोरी पे काम कर लो, ताकि ना रहेगी मेमोरी, ना आएगी बीमारी। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, ये इनफैक्ट ये आई ओपनर है। और तो मेरे को ये पता चला कि आप कुछ हीलिंग सेंटर्स भी हैं डॉक्टर साहब आपके, तो उस हीलिंग सेंटर्स में क्या होता है? बेसिकली मेडिसिन दी जाती है, तो वो क्या हॉस्पिटल टाइप होता है, जैसे एडमिट कर लेते हैं बाकी हॉस्पिटल्स,
आप मतलब मैं उसमें और डिटेल में समझ जानना चाहता हूँ क्या होता है। मतलब आपको लग रहा है कि हॉस्पिटल में इंजेक्शन है, ये है वो है, ऐसा कुछ नहीं करते हम। हीलिंग सेंटर बेसिकली इट इज़ अ इंटीग्रेटेड सेटअप। अब आपको क्या सर कौन सा हीलिंग करते हैं? अभी देखिए हीलिंग बहुत सारी है, रेकी है, एनर्जी हीलिंग है, NLP है, देन हिप्नोसिस है, देन साइकोथेरेपी है, देन काउंसलिंग है, CBT है, REBT है, RBT है, बहुत सारी थेरेपीज है। तो अगर आप कोई भी एक करोगे ना, देखो सारी थेरेपीज अच्छी है, जैसे सारी उंगलियां अच्छी है, लेकिन एक उंगली किसी काम की नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो आपको मुट्ठी बनानी पड़ेगी। तो हमारा हीलिंग सेंटर में सारा इंटीग्रेटेड है, और वो इंटीग्रेशन ऐसा है कि 5 दिन में आपको 5 साल से बेहतर रिजल्ट मिल जाता है। तो मैं डेफिनेटली विजिट करना चाहूँगा डॉक्टर। जरूर, मोस्ट वेलकम, मोस्ट सेंटर। दिस इज रियली, सुनने में इतना अमेजिंग लग रहा है, तो डेफिनेटली एक्सपीरियंस वुड बी ग्रेट। आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताता हूँ। हमारे पास सबसे ज़्यादा लोग है ना यूट्यूब या वेबसाइट से आते हैं। तो आप यूट्यूब पर जाइए, डॉक्टर रवि वैरागड़े टाइप कर दीजिए, और वहाँ पर बहुत सारे टेस्टिमोनियल्स मिलेंगे आपको। तो हमारे पास 1000 वीडियोज़ है यूट्यूब चैनल पर, और 400 से 500 तो टेस्टिमोनियल्स है असंभव बीमारियों के रिकवर होते हुए। जैसे क्रॉनिक पैनक्रेटिस है, बहुत डेंजरस बीमारी है, उसके बहुत टेस्ट में मिल जाएंगे आपको। अंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऑटोइम्यून डिसीजेस, कैंसर्स, किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, ये पेशेंट रिकवर होते हुए टेस्ट में मिलेंगे, और ज़्यादातर बोलेंगे 5 दिन में मेरी लाइफ चेंज हो गई। डॉक्टर साहब, मैं रिक्वेस्ट करूंगा आपका यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन में डालने के लिए लिंक डेफिनेटली, और आई एम श्योर कि मेरे तो जितने पर्सनली नोन लोग हैं उन तक तो हम पहुंचेंगे ही, और हमारे यूट्यूब के माध्यम से हम हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं और जितने मैक्सिमम लोगों को पहुंच सकते हैं, ये बात पहुंचानी बहुत ज़रूरी है। पर आपका सेंटर मेरे को, जो हीलिंग सेंटर में मेरे को पता है नागपुर में है और मुंबई में आपका प्रैक्टिस है, पर डॉक्टर साहब ये ज़रूरत तो हिंदुस्तान के हर शहर में है, तो उसका आपका क्या प्लान है? हर शहर में पहुंचने का कैसे प्लान है? क्या बात है, ये तो आपने मेरे दिल की बात पूछ ली है, बहुत बढ़िया। हमने जब ये हीलिंग सेंटर स्टार्ट किया तो उसके पहले हम मुंबई में रिट्रीट्स लेते थे, हीलिंग रिट्रीट्स। तो मुंबई में ऑल ओवर इंडिया से और इंडिया के बाहर से भी लोग आते थे। फिर कोविड के बाद हमने नागपुर में खुद का सेंटर शुरू कर दिया, तो वहाँ पर ऑल ओवर वर्ल्ड से लोग आ चुके हैं। मॉरिशस, ऑस्ट्रेलिया, लंदन, दुबई, फ्रांस और इंडिया के हर कोने से आते हैं। लेकिन फिर सबका कहना था कि सब तो नहीं आ सकते, सेम जो आपने कहा, तो हमने इसका एक मोड ऑनलाइन शुरू कर दिया है। तो 5 दिन में हम ऑलमोस्ट 90 आवर्स का सेशन लेते थे 5 डेज के अंदर। इट इज़ वेरी डीप, वेरी इमर्सिव सेशन। मतलब आपको मोबाइल को हाथ लगाने का भी वक्त नहीं मिलता है, क्योंकि आपका पूरा सेटअप बदलना है ना। अगर मेरे पास कोई आया, विक्रम नाम का बंदा है, तो हम विक्रम आता है, हम उसको विक्रम बोल के वापस नहीं भेजते। वो जब वापस जाएगा तो विक्रम 2.0 बन के जाएगा। वाह, वो अलग बंदा जाएगा। आया कोई और था, जाएगा कोई और। तो ये सब ऑनलाइन पॉसिबल है डॉक्टर साहब? तो ये सब हमने ऑनलाइन भी कर दिया है। सिर्फ वो जो 5 डेज का प्रोग्राम, इतना इंटेंसिव प्रोग्राम, ऑनलाइन इतना देर कोई बैठेगा नहीं, एक ही दिन 12-14 घंटा। तो हमने उसे ऑनलाइन में 3 मंथ्स का कर दिया है, 1 आवर पर डे। तो पूरे दुनिया में कोई भी उस ऑनलाइन प्रोग्राम में ज्वाइन हो सकता है, चाहे वो बीमार हो या ना हो, सबने करना चाहिए। बहुत बढ़िया। तो डॉक्टर साहब, एक छोटी सी रिक्वेस्ट और जानना चाहूँगा। ऑब्वियसली हमारी हेल्थ, हमारा माइंड, हमारी बॉडी, हमारी सोल प्राइसलेस है, इसके ऊपर कोई प्राइस टैग लगाना बेवकूफ़ी होगी, ठीक है। पर स्टिल टू अंडरस्टैंड, बिकॉज कितना ये अफोर्डेबल है, बिकॉज बहुत सारे लोग डेफिनेटली करना चाहेंगे इसे, और ऑब्वियसली इसकी कोई प्राइस, मैं बड़ा क्लियर डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि कोई भी प्राइस टैग लगाना बेवकूफ़ी होगी, बिकॉज दिस इज़ प्राइसलेस। बट स्टिल व्हाट इज़ लाइक ऑनलाइन में या ऑफलाइन में किस तरह का एक्सपेंसेस रहता है इसके ऊपर? अगर आप एकदम मैं मेरे दिल से बात बताऊँ तो इट इज़ एक्चुअली फ्री, एंड इनफैक्ट इट गिव्स यू मनी। ओके, देयर इज़ अ प्राइस, बट सपोज आपने प्राइस पे किया A या X प्राइस पे किया, और आपके लाइफ में 10x रुपीज मिले आपको 100%, तो बिल्कुल। इसकी प्राइस तो फ्री हो गया, ये तो इन्वेस्टमेंट हो गया, बिल्कुल राइट। तो ये प्राइस नहीं है, ये खर्चा है ही नहीं। इन्वेस्टमेंट बिल्कुल राइट वर्ड है, ये इन्वेस्टमेंट है। अभी मैं जस्ट आपके पहले किसी से बात कर रहा था, आपको पता है? हाँ जी, राइट। तो मैंने उस बंदे से बात किया, तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की, यंग लड़का एकदम, हाँ मैं देखा वो, हाँ जी। तो क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की वजह से उसका इनकम 0 हो गया। ओह माय गॉड। ठीक है। अब उसने मुझे पूछा कितना खर्चा आता है,
तो मैंने कहा कि अगर तुम खर्चा बोलो तो मैं खर्चे वाला प्लान बताता हूँ, या तुम बोलो कि सर मुझे फ्री में होना चाहिए ये सब, उसका बताओ, तुम्हारा उससे बेहतर वाला प्लान लो। बोले सर कैसे, बेहतर प्लान तो महंगा रहेगा। मेरा खर्चा देखोगे तो महंगा रहेगा, लेकिन अगर सपोज आप मुझे 1 लाख दे रहे हो, उसके एवज में आपको आपके 30 लाख वापस मिल रहे हैं, तो खर्चा कितना हुआ? बोले सर खर्चा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो मतलब फिर आपको अगर मैं 30 लाख कमा के दे रहा हूँ तो आप मुझे कितना देना चाहोगे, जबकि मैं कर का इलाज कर रहा हूँ, राइट? क्योंकि अब वो 6 महीने से उसका इनकम 0 हो गया, 15 लाख का 6 महीने नुकसान हो गया। तो मैंने कहा देखो तुम खर्चा वाला बोलोगे, दवाई का खर्चा मैं दे दूंगा तुमको, लेकिन उससे अच्छा मैं बताता हूँ वो करो। सबसे पहले आप इंसान हो, बोले यस, तो इंसान हो तो इंसान का इलाज करो, बॉडी का नहीं। बहुत बड़ी बात है, बहुत डीप बात है। तो हमने क्या सजेस्ट किया, आप पहले माइंड प्रोग्राम ज्वाइन करो और इलाज भी ज्वाइन करो। अब एक्चुअल देखा जाए तो पैसे के इन्वेस्टमेंट में उसे डबल लगा, राइट, लेकिन उसको फायदा होने वाला 50 गुना। बिल्कुल सही बात है। तो एक्चुअली उस बोले सर ये तो फ्री है मेरे लिए। तो आप जब भी इन्वेस्ट करोगे क्या करोगे, आप इन्वेस्ट गोल्ड में करोगे 8% रिटर्न, बिल्कुल ठीक है। म्यूचुअल फंड करोगे 12 to 14% रिटर्न, राइट, स्टॉक मार्केट करोगे 20% रिटर्न, रियल एस्टेट करोगे 20-25% रिटर्न, करेक्ट, बराबर है, बराबर है। हेल्थ में करोगे 100, 200, 1000% रिटर्न है, टोटली एग्रीड, टोटली एग्री। राइट। तो एक्चुअली आपने जो बोला ना, इट इज प्राइसलेस, इट इज एक्चुअली ट्रू। ये हम जो करते हैं ये ट्रीटमेंट में खर्चा होता ही नहीं है, इट इज ओनली इन्वेस्टमेंट एंड यू गेट ऑल द बैक। एब्सोल्युटली। तो इसलिए हर किसी ने करना चाहिए। हाँ, मेरा एक्चुअली मकसद वही था, बिकॉज देखिए इनफैक्ट आपने मेरी बुक की बात छीन ली कि राइट वर्ड इन्वेस्टमेंट था, कि नॉट एक्सपेंसेस, इट हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज देयर टू गेट वन ऑफ द बेस्ट हेल्थ। अभी इन्वेस्टमेंट बता दूं मैं आपको, अगर कोई छोटा प्लान लेता है तो इट कम्स टू प्रॉबेबली एक सेशन का हार्डली 500,000 के आसपास लगता है, दैट्स ऑल। ठीक है। तो हम बल्क में सेशन लेंगे तो बल्क में उसको और भी थोड़ा कम लगेगा। इतना तो एक फिजियोथेरेपिस्ट ले लेते हैं डॉक्टर साहब, अगर आपकी टांग में प्रॉब्लम आ जाए 1 घंटे के सेशन के लिए। आगे तो सुनिए, एक ये प्रोग्राम हम लाइफ टाइम भी रन करते हैं ताकि हर एक को हर जगह काम में आता है। ये आपको रिलेशनशिप इश्यूज है ये काम में आएगा, आपको बिजनेस इश्यूज है ये काम में आएगा, आपको हेल्थ इश्यूज है ये काम में आएगा, नहीं है तो ये आपको बीमार होने नहीं देगा। तो हमने इसका लाइफ टाइम जो वेरिएंट किया है, अगर वो कोई ज्वाइन करता है तो इतना सस्ता है कि एक सेशन शायद 15-20 रुपये का भी नहीं पड़ेगा, द लाइफ टाइम वेरिएंट। तो हमने इसमें प्राइस ऐसा रखा है हर कोई कर सके और हर स्मार्ट बंदा इसको करेगा ही करेगा। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब, दिस इज रियली अमेजिंग। आई थिंक आप एक मूवमेंट चला रहे हो, इट इज़ अ मूवमेंट, राइट, एंड आई फ्रेंकली फ्रॉम माई कोर ऑफ माई हार्ट आई रिकमेंड दिस टू ईच एंड एवरी ह्यूमन बींग ऑन दिस प्लेनेट। सो ट्रू। Right. अगर आप इंसान हो तो आपने ये करना चाहिए, अगर आप सिर्फ बॉडी हो तो मत करो। मैं जैसे हमारे पास लोग माइंड ट्रेनिंग के लिए आते हैं, ब्रेन ट्रेनिंग के लिए आते हैं, तो मैं यही बोलता हूँ, कोई भी इंसान जिसके पास दिमाग है और उसको इस्तेमाल कर रहा है वो हमारा पोटेंशियल पार्टिसिपेंट है। तो आपके पास तो कोई भी इंसान जिसके पास शरीर है, दिमाग और सोल है, वो पार्टिसिपेंट है। एग्जैक्टली। और लोग बॉडी पर बहुत खर्चा करते हैं। आप देखो लीवर ट्रांसप्लांट 50 लाख, बहुत 50 से 70 लाख, 50 से 70 लाख, किडनी ट्रांसप्लांट 20-25 लाख, लंग ट्रांसप्लांट 50-60 लाख। कितना खर्चा किया बॉडी के, बॉडी भी एक ऑर्गन पर, लेकिन इंसान के लिए कुछ नहीं किया, माइंड के लिए कुछ नहीं किया, सोल के लिए कुछ नहीं किया। बहुत बढ़िया डॉक्टर साहब। आज आप ऐड देखिए ना, पॉलिसी बाजार, कोई भी कंपनी जो ऐड दे रही है वो 1-1 करोड़ रुपए की अब वो 1 करोड़ के इंश्योरेंस की बात करते हैं, 1 करोड़ का मेडिकल इंश्योरेंस कराओ। उनको भी पता है कि आज की डेट में जो हॉस्पिटल के बिल आ रहे हैं 5-10 लाख में किसी का कुछ नहीं बन रहा, कुछ नहीं बनता, ठीक है। तो इतना लोग एक पार्ट के लिए, स्पेयर पार्ट के लिए दे रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि इंसान अगर थोड़ा सा अक्लमंद लगा उसे समझ जाएगा यार, किडनी का इलाज करना मतलब एक स्पेयर पार्ट का इलाज करने जैसा है, राइट? बिल्कुल ठीक। अब किडनी और लीवर दोनों खराब हो गए तो 2 स्पेयर पार्ट का इलाज कर रहे हो। लेकिन आप 2 स्पेयर पार्ट का इलाज करके ना गाड़ी की पूरी सर्विसिंग कर सकते हो, ना इंसान का पूरा इलाज कर सकते हो। आई टोटली एग्री। तो वी डू कंप्लीट इंसानों का इंसानों वाला इलाज। बहुत ही बढ़िया डॉक्टर साहब, दिस इज़ रियली आई ओपनर और बहुत ही अमेजिंग है डॉक्टर साहब। अगर ये इंसान सुन ले, समझ ले और सीख ले तो आई थिंक पूरा रेवोल्यूशन आ सकता है इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग इन टर्म्स ऑफ नॉट ओनली हेल्थ ऑफ अ बॉडी बट हेल्थ ऑफ अ माइंड एंड हेल्थ ऑफ अ सोल ऑल्सो, राइट। और मैं आपको बता दूँ, एक्चुअली वी आर ऑन अ मिशन
to help 10 million people reverse their disease, cure their disease and live a disease free and medicine free life. और हमारा जो पर्पस है, हमारा जो विजन है, वो है टू इरेडिकेट मेडिकल सफरिंग फ्रॉम द प्लैनेट. और इसलिए हमने हमारे सारे प्रोग्राम्स इतने सुपर इकोनॉमिकल रखे हैं कि आप जहाँ जाओगे, अमेरिका में जाके जीन एडिटिंग करोगे तो आपको 50 लाख लग जाएगा, लीवर ट्रांसप्लांट 50 लाख लग जाएगा. लेकिन हमने इलाज इतना डाउन रखा है कि कोई भी बोले एक बार यार मैं इंसान हूँ, एक बार इंसान वाला इलाज तो कर लूँ, स्पेयर पार्ट बाद में बदल लूँगा. तो मेरी आपके दोस्त के लिए वही सलाह रहेगी कि आप लीवर ट्रांसप्लांट करने की ओर जा रहे हो, किडनी ट्रांसप्लांट करने की ओर जा रहे हो, पहले एक बार माइंड ट्रांसप्लांट तो कर लो. बहुत ही बढ़िया. इट इज़ अमेजिंग डॉक्टर साहब, दिस इज़ टोटली अमेजिंग. स्पेशली इन दोनों दोस्तों को तो मैं ये पॉडकास्ट भेजने ही वाला हूँ तुरंत, और आई विल डेफिनेटली शेयर योर कॉन्टैक्ट नंबर ऑल्सो विद देम, आई विल टेक फ्रॉम यू. और ये परिवर्तन है बेसिकली एक्चुअली, और ये माइंडसेट थॉट प्रोसेस का ही चेंज है. अगर हम अपना माइंडसेट बदल लें तो हमारे जीवन में बहुत कुछ बदल जाएगा. तो माइंड ही इंसान है, बॉडी तो नहीं है. Absolutely. And I really relish this talk with you. Thank you so much for sparing your valuable time and giving your valuable time to us. Thank you, Dr. Sir. Thank you so much for having coming. me. Thank you from the depth of the heart कि आप अपने ऑडियंस का इतना केयर करते हो कि उनके सारे क्वेश्चन आपने पूछ लिए. So it's so nice to Thank be you, here. Dr. Sir. Thank you. Thank you.